उस सुरंग के पार करते ही स्वर्ग के दर्शन होने लगे। मैंने झाँका तो पता चला कि हरियाली के कटोरे में जो बस्ती दिख रही थी वह बेरीनाग है। हम बेरीनाग पहुंच गए थे। खूबसूरत बगीचा और एक जलकुंड जिसे जहांगीर ने चारों ओर से पक्का मेहराबदार बनवा दिया था। कहते हैं कि यह झेलम नदी का उद्गम स्थल है। इतनी बड़ी झेलम नदी इतने बड़े बंधे कुंड से निकलेगी मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन पानी लगातार वहाँ से बह रहा था। पता नहीं कहाँ जा रहा था, मान लिया कि यही झेलम नदी है। बाद में हमारी बसें उसी पानी की दिशा में चली तो अनंतनाग होती हुई पहलगाम की दिशा में मुड़ गई। यह रास्ता बेहद खूबसूरत हरियाली से डूबा हुआ, मन को लगने लगा कि स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी जाने कहाँ से हमारी सड़क के किनारे किनारे खूबसूरत सी नदी आ गई। नाम का पता लगाया तो पता चला लिद्दर नदी है। उस नदी के किनारे पहलगाम आ गए। सच बताऊं तो पहलगाम आने पे लगा कि स्वर्ग में आ गए हैं। मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि हम सचमुच में स्वर्ग में आ गए। वहाँ पे मैंने एक देखा कि छोटा सा बाज़ार है, जो छोटी छोटी दुकानें, सड़क के नीचे लिद्दर नदी का लगातार हाहाकार। मैंने इतनी खूबसूरत नदी अपनी याद में कभी देखी नहीं थी। यूरोप की कुछ मशहूर नदियों को देखकर हाल ही में लौटा था और उन नदियों की गंदगी देखकर लिद्दर की खूबसूरती सचमुच ऐसी लगी जैसे स्वर्ग की नदियों की होती होगी। तेज़ी ऐसी कि सांप भी पीछे रह जाए, स्वच्छता ऐसी कि बार बार छूने को मन ललचाए, लेकिन ठंडी ऐसी कि पानी छुआ ना जाए। सामने के पहाड़ में एक बर्फ़ का टुकड़ा पत्थरों में जमकर रुई के फाहे जैसे लग रहा था। पहलगाम में एक घोड़े वाले ने से पूछा, कोल्हाई चलोगे? बोला चलेंगे। मैंने पूछा चढ़ना कितना पड़ेगा? बहुत बहुत चढ़ना पड़ेगा साहब। और चढ़ने का नाम सुनकर मेरे उन्हीं थुलथुल साथी को हवा फिर खिसक गई। खैर, जाना तो हमें भी नहीं था, लेकिन इसी पूछताछ पता चला कि पहलगाम से 8 मील पर चंदनबाड़ी है, जहाँ तक जीप जाती है। फिर पिस्सू टॉप है, उसकी चढ़ाई अमरनाथ की यात्रा सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती है। वहाँ से आगे शेषनाग झील है, जिसका पानी हमेशा नीला रहता है और स्वर्ग की नदियों से टक्कर लेता है। शेषनाग झील के आगे अमरनाथ गुफा है, जहाँ रक्षाबंधन को लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए देश विदेश से आते हैं। ये बाबा अमरनाथ बर्फ़ के बने हुए हैं, जो चांद के घटने बढ़ने के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। अमरनाथ के आगे लद्दाख की सीमाएं भी हैं। तय किया कि अब श्रीनगर चला जाए। बस में बैठे कि श्रीनगर हाजिर। पहुँचे भी नहीं थे कि मन ललकने लगा श्रीनगर घूमने को। एक सज्जन से पूछा डल झील कहाँ है। उन्होंने रास्ता बता दिया। हम उत्साह में डूबे डल झील के किनारे आ गए। असल में श्रीनगर झीलों और झेलम का मिला जुला शहर है। अगर आप चाहें तो किसी शिकारे में बैठकर श्रीनगर का काफ़ी बड़ा हिस्सा पानी पानी घूम सकते हैं। डल का मज़ा बिना शिकारे में चढ़े नहीं आता। सो साहब, एक शिकारा किया गया। मज़ा चप्पुओं की छप छप के साथ ही आने लगा। आप नाव में बैठे रहिए और नाव में लगी दुकानें आपके पास से गुजरती जाएगी। फूल केसर, ऐसा लगा कि कश्मीर में एक ऐसे जगह स्वर्ग में आ गए हैं जहाँ का सारा वातावरण एकदम मनमोहक था। फिर हम लोग चिनार तक गए। 4 चिनार, 4 बड़े बड़े चिनार के पेड़ों वाला एक छोटा सा टापू है, जो आसपास डल के पानी से घिरा हुआ खूबसूरत लगता है। लेकिन आपको ले चले जहांगीर के लगाए बाग में, जिसे शालीमार बाग कहते हैं। चिनार के दख्खतों की गोद में जहांगीर का यह प्यारा सा बाग करीब 400 साल पुराना है। इसके चबूतरे संगमरमी मेहराबों वाले छोटे छोटे सैरगाह, बरामदे, चश्मे, झरने रात की रोशनी में इस दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब वहाँ रोज़ शाम को ध्वनि और प्रकाश के जरिए इतिहास को उतारा जाता है। यह दृश्य तो देखने काबिल होता है, जहाँ पेड़ों की टहनियों और फूलों की क्यारियों के बीच से घुघरियों की आवाज़ें आती सुनाई देती हैं। पूरा इतिहास जैसे शालीमार में उतरकर खड़ा हो गया है। इस स्रोतों के चक्कर से आपको उस झील में ले चले, जो डल से छोटी, लेकिन जहाँ जल क्रीड़ाएँ खूब होती हैं। मोटर बोट में सर्फिंग, स्कीइंग, तैराकी आदि करते हुए सैलानियों को देखना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। झेलम की हाउस बोट की दुनिया भी अजीब है।
हम लोग होटल में ठहरे थे, लेकिन एक हाउस बोट को अंदर से देखने का बड़ा मन था। अपने शिकारे को एक हाउस बोट के पास लगवाया। आवाज़ दी हाउस बोट का मालिक आए तो उसने भाव ताव करे, कोई नहीं आया, शायद आवाज़ नहीं सुनी। हमने सोचा अंदर होगा, सो हाउस बोट में पहुंच गए। अंदर झाँका देखकर तबीयत दंग रह गई। बाहर से जो केवल एक नाव लग रहा था, वो अंदर पूरा राजसी महल था। फर्श पे कालीन बिछा हुआ, सोफे और तकिए लगे हुए, बिजली के पंखों से लैस पूरा तैरता महल। हम अजनबियों को इस तरह हाउस बोट में घुसा देख मालिक भागा हुआ आया और खूब बिगड़ा हम पर। हमने माफ़ी मांगी और वापस हो गए। तब उसने बताया कि इस तरह लोग आकर हमारा हाउस बोट गंदा कर जाते हैं। उसकी बातचीत से पता चला कि ये हाउस बोट शहर में आलीशान होटलों से ज़्यादा महंगे और ज़्यादा आरामदायक। दूसरे दिन हम लोग गुलमर्ग गए। गुलमर्ग 2650 मीटर ऊंचा एक खूबसूरत चारागाह, जहाँ हर मौसम में मोटर से पहुंचा जा सकता है। गोल्फ लीग बर्फ पर स्कीइंग के लिए एक बहुत मशहूर है। स्कीइंग के लिए तो भयंकर सर्दी के दिनों में जाना जाता है, लेकिन स्कीइंग करने वालों को ऊपर चढ़ने के लिए जो रोप वे रज्जू मार्ग बनाया गया है, उस पर चढ़कर हमें भी मज़ा आया। हम चढ़ तो गए, लेकिन लौटते समय कुर्सी पर आसमान में ही टंगे थे कि पानी बरसने लगा। न कूद सकते थे न भाग सकते थे, क्योंकि रस्सों में बंधी कुर्सियाँ अपनी रफ्तार से सरक रही थी। धीरे धीरे जब हम नीचे उतरे तो पानी थम गया था और हम हमारे सर्दी के ठिठुर रहे थे। लौटकर श्रीनगर में रात भर कंबलों में दुबके रहे। गुलमार्ग के पास ही थोड़ा ऊंचाई पर खिलन मार्ग पड़ता है, फिर ऊंचाइयों पर लेह की तरफ बढ़ जाते हैं। मगर हम उतनी ही सर्दी से घबरा गए थे और ऊंचाई पर जाने का हौसला खो बैठे थे। हिमालय की इस खूबसूरती वादी को और नज़दीक से देखने के लिए दोबारा आने का इरादा करके हम लोग अपने घरों की ओर लौट पड़े। और कश्मीर के भोले भाले मेहमान वाज लोग, यह सब स्वर्ग नहीं तो और क्या है। अधिकांश लोग केवल अपनी आँखों से पढ़ते हैं, दिमाग से नहीं। इस प्रकार पढ़ते समय ये आँखों के द्वारा कुछ संस्कार प्राप्त कर लेते हैं, वही उनके पढ़ने की क्रिया समाप्त हो जाती है। पढ़ने का यह ढंग हल्के फुल्के विषय तक तो ठीक है, किंतु जब गंभीर अध्ययन करना हो और दक्षता प्राप्त करनी हो तथा भविष्य के लिए याद कर लेने की इच्छा हो, तो मस्तिष्क को क्रियात्मक रूप से काम में लगाना जरूरी है। तात्पर्य है कि पढ़ने के साथ विचार करते रहना भी आवश्यक है। यदि पढ़ने के विचार को सहारा न दिया जाए, अर्थात पढ़ने के साथ साथ विचारने की क्रिया न की जाए, तो पढ़ने का प्रभाव अस्थायी तथा दुर्बल होगा। बच्चों, मेरे चैनल को इसका सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक्स।